हेलो एवरीवन। तो गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 का सबसे लास्ट वाला पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 4। और इसके पहले हम लोगों ने इसका पार्ट नंबर 1, 2, 3 सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है। और आज का पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे किसके ऊपर, रेडिएशन के ऊपर। इसके पहले हमने केटीजी पूरा कंप्लीट कर दिया है, काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस केटीजी हमने पूरा कंप्लीट किया है। और रेडिएशन सबसे आसान और सबसे सिंपल टॉपिक यही है, बहुत ही जल्दी समझ में आ जाता है अगर थोड़ा सा भी आपने लॉजिक लगाया तो। ठीक है, आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा, और इसके पहले की सारी वीडियो जरूर वॉच कीजिए। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है, ऊपर आई की बटन आ रही होगी, वहां पे क्लिक करके आप उन सारी वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए या फिर कोई भी डाउट्स हो तो इस यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए और आपको सभी कुछ मिल जाएगा। ओके गाइस, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Like this video, also subscribe to this channel and press the bell icon for notification. अभी देखो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे बेसिक से रेडिएशन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो रेडिएशन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स जानेंगे और उसके बाद अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं अभी अच्छे से। तो काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन चैप्टर चालू है। हीट सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला जो बता रहा हूं सिर्फ उतना ध्यान दो, हीट क्या है वो समझ लो सबसे पहले। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी साइंस चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th में पढ़ा था हीट के बारे में। ठीक है, तो हीट में हमने क्या पढ़ा था कि जो हीट होती है ये एक टाइप की फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्म होता है और ये एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, थ्रू दी मटेरियल मीडियम, किसी न किसी मटेरियल के थ्रू ये क्या होती है, ट्रांसफर होती है हीट फ्रॉम एक सिंगल ऑब्जेक्ट टू दी अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी न किसी मटेरियल मीडियम के थ्रू हीट क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है एज अ एनर्जी। ठीक है, यही होता है हीट। तो ठीक है, आप बोलोगे कि अगर ए से बी तक जा रहा है, बट इसको ए से बी तक जाने में यहाँ पे कितने सारे पाथ हैं, तो मोस्टली हमने अभी तक मोड्स ऑफ कंडक्शन यहाँ पे पढ़ा है हीट का 3 टाइप्स के। फर्स्ट वन हो गया कंडक्शन, सेकंड वन हो गया कन्वेक्शन और थर्ड वन रेडिएशन, जिसमें से हम लोगों को आज इसी रेडिएशन के ऊपर फोकस करना है पूरा का पूरा। ठीक है, तो चलिए, जो कंडक्शन होता है और कन्वेक्शन होता है, ये जो दोनों मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट हैं, इन दोनों के थ्रू भी अपनी हीट ट्रांसफर होती है, कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू भी। ठीक है, तो इन दोनों को मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि मोस्टली कंडक्शन और कन्वेक्शन, सपोज आपके सामने एक रॉड है और रॉड का ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है। अगर आपने यहाँ पे हीट दिया ए पार्ट में तो धीरे धीरे इस मटेरियल के थ्रू क्या होगा, हीट जाएगा बी तक। ठीक है, इसके अंदर के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, हीट को ट्रांसफर करते हैं। सपोज इस कॉपर के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल थे, आपने इस पार्टिकल को गर्म किया तो ये पार्टिकल क्या होता है, अपने ही एक्सिस में रोटेट होने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है, और इसी वाइब्रेशन के थ्रू वो अपनी एनर्जी को दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर करेगा। फिर ये अपनी एनर्जी को इसके पास ट्रांसफर करता है, फिर ये इसको ट्रांसफर करता है, फिर ये इसको ट्रांसफर करता है। ऐसे करके अपनी हीट क्या होती है, कंडक्शन कन्वेक्शन के थ्रू क्या होती है, ट्रांसफर होती है, जिसको मटेरियल मीडियम यानी कॉपर या फिर कोई ना कोई मटेरियल की जरूरत होती है ट्रांसफर होने के लिए। ठीक है, जिस भी आप मेटल में यूज करोगे तो वो मटेरियल ही हुआ ना, तो आपको मटेरियल की जरूरत होती है कंडक्शन और कन्वेक्शन करने के लिए। बट जो रेडिएशन होता है यहाँ पे किसी भी मटेरियल की जरूरत नहीं होती है, किसी भी मीडियम की इसे जरूरत नहीं है। ठीक है, ट्रांसफर होने के लिए, मतलब अगर ए से बी तक आपको हीट को ट्रांसफर करना है थ्रू दी मोड ऑफ रेडिएशन, तो यहां से कोई भी इसे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। सो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाई इट डजंट रिक्वायर्स एनी मटेरियल मीडियम। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन अभी मैं दिखाता हूं कि जो हीट होती है वो रेडिएशन के थ्रू हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। अगर कोई भी हीट रेडिएशन के मोड का इस्तेमाल करती है, रेडिएशन के थ्रू अगर कोई भी हीट ए ऑब्जेक्ट से बी ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर होती है तो वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होती है। ठीक है, जो ये एनर्जी है हीट की वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है थ्रू दी रेडिएशन। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये हमेशा वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल करता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, और इसे ट्रेवल करने के लिए कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो ये बातें भी आपको समझ के रखनी है। ठीक है,
तो इसीलिए रेडिएशन के थ्रू अगर कोई भी हीट ट्रेवल करेगी तो वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में जा रही है। सो इसका मतलब उसे कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना, कंसेप्ट आपको समझ गया होगा। नाउ जो ये रेडिएशन है ये नॉर्मली इमिशन ऑफ हीट को रिफर करता है। आप बोलोगे इमिशन का मतलब क्या है, तो देखो आपने कभी भी सुना होगा ना कि रेडिएशन जो होते हैं वो एमिट होते हैं। ठीक है, तो एमिट या एमिशन वर्ड का मीनिंग होता है, सपोज यहाँ पे कोई भी मैंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया, यहाँ पे फिलहाल रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अपने को कोई मतलब नहीं है, बट इमिशन वर्ड को समझाता हूँ। तो यहाँ से हमेशा क्या होता है, ऐसे ऐसे रेडिएशन निकलते रहते हैं। ठीक है, तो निकलना यानी वो रेडिएशन जो निकल रहा है उसे हम कहते हैं एमिट होना, यानी कि इमिशन होना। समझा कि नहीं? तो जब इस मेटल के पास रेडिएशन रहे होंगे, इस ऑब्जेक्ट के पास यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी या रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी रही होगी, तभी ये एमिट कर रहा है ना। तो ये बातें भी याद रखना, आगे चल के बहुत यूज होगा। सो रेडिएशन हमेशा इमिट होता है जब भी कभी भी हम हीट के थ्रू यानी कि रेडिएशन मोड के थ्रू एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं तो। ठीक है, चलो जो अपना रेडिएशन है ना, ये हमेशा अगर रेडिएशन के थ्रू कोई हीट ट्रेवल होती है तो वो मटेरियल मीडियम और दूसरा है यहाँ पे जो वैक्यूम मीडियम है। ठीक है, मटेरियल तो कोई भी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, बट फिर भी मटेरियल की भी जरूरत यहाँ पे पड़ सकती है। कैसे, मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जो वेव होती है नॉर्मली यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलती है और ये वैक्यूम में ट्रेवल करती है। सो वैक्यूम में भी ये चल सकता है रेडिएशन, और रेडिएशन यहाँ पे मटेरियल मीडियम में भी चल सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर उसको मटेरियल नहीं मिला तो वो ट्रेवल नहीं करेगा, वो ट्रेवल करेगा, तभी भी ट्रेवल करेगा, बिकॉज क्योंकि वो वैक्यूम में भी तो ट्रेवल कर सकता है विदाउट मटेरियल मीडियम। सो रेडिएशन में जो एनर्जी होती है वो विदाउट रेडिएशन यहाँ पे विदाउट यानी कि मटेरियल मीडियम के भी, और अगर मटेरियल मीडियम अपने पास है तो भी हीट एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना, चाहे वो वैक्यूम से जाए चाहे वो मटेरियल से जाए, कैसे भी यहाँ पे रेडिएशन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है हीट की। और जो भी एनर्जी एमिशन के थ्रू ट्रांसफर होती है उसे हम लोग रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। उस एमिटेड एनर्जी को, उस एमिटेड हीट एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और ये जो मोड ऑफ एमिशन है ये सबसे फास्टेस्ट वे है, यानी कि जो कंडक्शन कन्वेक्शन था उससे भी फास्ट हीट ट्रांसफर होता है इस रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, तो ये पूरा बेसिक कंसेप्ट था रेडिएशंस के बारे में, इन चीजों को आपको समझना है। अभी हम और भी अच्छे से बेसिक समझेंगे सारी चीजों को। देखो, तो कभी भी यहाँ पे अभी आपको अच्छे से याद रखना है कि मान लो कोई भी आपके सामने एक सरफेस है और इस सरफेस में कोई भी हीट आ रही है, हीट एनर्जी अगर आ रही है, ठीक है, ऐसे कुछ। ठीक है, तो क्या हमको यहाँ पे पता होना चाहिए कि सम अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे ये जो मटेरियल है अपना, ये पूरा मटेरियल है, ये कुछ अमाउंट ऑफ हीट को ये खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, ये मटेरियल ही एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ अमाउंट क्या हो जाती है, ऐसे आके रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये बातें हमको पता है। ठीक है, तो कुछ अमाउंट क्या होता है, अगर टोटल अमाउंट यहाँ पे आया तो कुछ अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ अमाउंट यहाँ पे एमिट यानी कि ट्रांसमिट हो जाएगा, और कुछ अमाउंट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई भी हीट एनर्जी इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट होना मतलब अराइव होना किसी भी मेटल के ऊपर या किसी भी मटेरियल के ऊपर, अगर वो इंसिडेंट होती है तो सम अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट होती है, सम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिट हो जाती है यानी आर पार चली जाती है, और सम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर ली जाती है बाय दैट मटेरियल और मीडियम, जो भी यहाँ पे हम लोग ने मेटल यूज किया है उसके थ्रू। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे लिखी है। व्हेन एनी थर्मल रेडिएशन फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, सम पार्ट ऑफ इज रिफ्लेक्टेड, सम पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड, सम पार्ट इज ट्रांसमिटेड। ठीक है, इस चीज को याद रखना। हम लोग ने कंसीडर कर लिया कि जो Q है ये टोटल अमाउंट ऑफ यहाँ पे हीट रेडिएशन है, जो कि अपने यहाँ पे ये जो मटेरियल है इस मटेरियल पे आके क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, इंसिडेंट होने के बाद हमने अज्यूम किया कि जो QA अमाउंट है ये एब्जॉर्ब कर लिया गया, यानी कि Q का जो सम पार्ट यानी QA एक अमाउंट है जिसको एब्जॉर्ब कर लिया इस मटेरियल ने। फिर QR एक ऐसा अमाउंट है जिसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई सम एनर्जी, और दूसरा यहाँ पे QT एक ऐसा अमाउंट है, कंसीडर करो कि अमाउंट ऑफ हीट गेटिंग ट्रांसमिटेड, ठीक है, थ्रू दैट मटेरियल मीडियम या फिर थ्रू दैट मेटल और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ गया होगा, बहुत ही आसान है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपना टोटल Q है
वो क्या रहेगा, इन सभी का एडिशन। भाई क्यू से ही ये सब के सब ट्रांसफर हुए है ना, लाइक क्यू ए हो गया, क्यू आर हो गया, क्यू टी हो गया, ये सब के सब क्यू से ही ट्रांसफर हुए हैं, मतलब क्यू से ही पार्टिसिपेट होके, मतलब क्यू से ही पार्शियली डिराइव हुए हैं। चाहे वो क्यू ए हो यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी गेटिंग रिफ्लेक्टेड, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड, तो यानी कि क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी यहाँ पे समथिंग ऐसा होगा। तो यही चीज को अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो अच्छे से यहाँ पे टोटल हीट एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्यू ए यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड, ये सब के सब इक्वल किसके थे, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी के, ठीक है। ये बातें आपको समझना। नाउ अभी यहाँ पे आपको एक चीज, यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, बट इसको अभी यहाँ पे आप अज्यूम कर लो कि ऐसा हो गया, इसका अभी प्रूफ मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। जस्ट आपको इस वाले इक्वेशन में यानी इक्वेशन नंबर 1 में Q से यहाँ पे डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, Q से, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये Q अपॉन Q, फिर ये Q A अपॉन Q, Q R अपॉन Q, Q T अपॉन Q, ऐसा बन जाएगा। जस्ट आपको इस इक्वेशन में Q से डिवाइड कर देना है। Q डिवाइडेड बाय Q यहाँ पे 1 देगा, यहाँ पे Q A अपॉन Q इज इक्वल टू A हो गया, फिर उसके बाद Q R अपॉन Q इज इक्वल टू यहाँ पे R हो गया, और Q T अपॉन Q यहाँ पे T R हो गया। आप बोलोगे ये कैसे आपने अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, जो यहाँ पे A है, अभी इसी के बारे में हम देखेंगे अच्छे से डेफिनेशन। जो A है, जो R है, जो T है, ये सभी के सभी कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ, ये A क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रेडिएशन यानी रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं। तो यहाँ पे हमने A R T R यहाँ पे ले लिया है, वेयर A की वैल्यू ये है, R की वैल्यू ये है, T R की वैल्यू ये है, और ये सब के सब कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेडिएशन, ट्रांसमिशन, ये सब के सब है। रेडिएशन की जगह में आप रिफ्लेक्शन भी लिख सकते हो, ठीक है। हीट एनर्जी कितनी रिफ्लेक्ट हुई उसका कोएफिशिएंट इज R, और R इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू होता है, ठीक है। ये होता है। अभी आपको लगा होगा ना कि ये सब कैसे आ गया, यहाँ से डायरेक्टली ये सब कैसे आ गया, ठीक है। अभी जस्ट इसको हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। एक्चुअली वो पहले बताना चाहिए, बट अगर मैं उसको पहले बता देता तो जो यहाँ पे अपने को एक रिलेशन मिल गया है 1 इज इक्वल टू A R प्लस T, यहाँ पे जो ये अपने को रिलेशन मिला है, ये रिलेशन बाद में मिलता और फिर आप कंफ्यूज हो जाते। तो एग्जाम में ये हमेशा पूछता है, तो आपको बस ऐसे ही डायरेक्ट कर देना है, ठीक है, यहाँ तक ही कर देना है और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और ऐसा करने के बाद आप वेयर, ऐसा यहाँ पे वेयर लिख के और यहाँ पे इन सारी चीजों को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर ये A R T R क्या होता है इन्हें समझ लेते हैं जल्दी जल्दी, बहुत ही आराम से, थियरी है, कुछ ज्यादा यहाँ पे हमें जल्दी नहीं करनी है, ठीक है। सो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पहला जो था, यानी कि जिसे हमने A दिया था स्मॉल, और इसकी वैल्यू होती है क्यू ए अपॉन क्यू, यही था ना। क्यू क्या होता है अपना टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, क्यू ए क्या होता है टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द मटेरियल, और ए क्या है इनका रेशियो। क्यू ए अपॉन क्यू को कर दोगे, मान लो कि अगर आपने 50 टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी थी 50 जूल और टोटल 40 एब्जॉर्ब हो गई, सो 40 अपॉन 50 का जो भी रेशियो आएगा वो क्या होगा अपना ए होगा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सो यहाँ पे वही लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, अभी हमको देखना है। अभी इसी चीज को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, एब्जॉर्प्टिव पावर भी कहते हैं या एब्जॉर्प्टिविटी, कोई भी आपको अगर ये वर्ड यूज करे तो उसका मतलब एक ही होता है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यह एब्जॉर्प्टिव पावर कहो चाहे एब्जॉर्प्टिविटी कहो, सबके सब एक ही बातें हैं। सो होता क्या है ये होता है रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट हुई Q और टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुआ QA, और A क्या है ये रेशियो है, ठीक है। तो ये हो गया पहला कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो कि हमने यहाँ पे QA अपॉन Q की जगह में A पुट किया था, ठीक है। याद रखना अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम, ठीक है। चलो अब यहाँ पे B देखते हैं। यहाँ पे B वाला कौन सा है, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेंस, ठीक है। दोनों वर्ड सेम है, यहाँ पे आपको दोनों वर्ड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जाम में कोई भी पूछा तो वो एक ही बात है। यहाँ पे क्या होता है रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड, ये पॉइंट पे ध्यान देना, टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट, यानी क्यू आर रिफ्लेक्टेड अमाउंट है हीट का, टोटल कितना था Q था और R अपने को मिल गया। सिमिलर वे में हम यहाँ पे देखेंगे कि C क्या है कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन और ट्रांसमिटेंस,
ठीक है। तो ये क्या होता है, वही सेम रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड, ठीक है, टू दी टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड QT हो गया अपॉन Q, और यहाँ पे आ जाएगा T, ठीक है। ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। तो आपको और इन तीनों का रिलेशन क्या है, तो इन तीनों का रिलेशन अभी हमने यहाँ पे देखो देखा है कि A प्लस R प्लस T है जो, ये सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं, सब के सब अमाउंट इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि जो हीट है टोटल अमाउंट इसका 1 आपको ऐसे कंसीडर करना है, ठीक है। तो ये सब एक दूसरे के इक्वल हैं 1 के, ठीक है। यानी A क्या है, कितना अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब हुआ, कितना अमाउंट ऑफ R क्या है, रिफ्लेक्ट हुआ, कितना अमाउंट ऑफ T है यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ, ये सब के सब इक्वल होंगे 1 के, ठीक है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ केसेस के बारे में देख लेते हैं कि अभी अपने को रिलेशन मिल चुका है ये वाला कि A प्लस R प्लस TR इज इक्वल टू 1। तो कुछ केसेस समझते हैं, ठीक है, अच्छे से ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और यहाँ पे कंसेप्चुअल चीजें होंगी। सो केसेस है, पहला है परफेक्ट ट्रांसमीटर किसे कहते हैं, व्हाट इज परफेक्ट ट्रांसमीटर। तो परफेक्ट ट्रांसमीटर यहाँ पे ध्यान देना, A प्लस R प्लस T इज इक्वल टू 1 था। A क्या था, एब्जॉर्वर, R क्या था, रिफ्लेक्टर, T क्या था यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू 1, सबका एडिशन होता है। हमने अभी ये देख लिया, ठीक है। इसे आपको अच्छे से याद रखना है, अभी हर जगह यही इस्तेमाल होगा और यूज भी होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसमीटर, परफेक्ट ट्रांसमीटर उसे कहते हैं जो सारी की सारी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को यहाँ पे ट्रांसमिट कर दे। यानी किसी बॉडी में अगर कोई भी एनर्जी आ रही है Q, तो वो सारी की सारी क्या हो जाए, यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाए। यानी कि 0 अमाउंट क्या हो, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो, और 0 अमाउंट यहाँ पे क्या हो, एब्जॉर्ब हो। यानी कि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये सब के सब 0 हो, ओनली TR क्या हो, 1 हो। यानी कि T इज इक्वल टू 1 आए और ये सब के सब क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो ये होता है परफेक्ट ट्रांसमीटर। जो बॉडी ऐसा करती है उसे परफेक्ट ट्रांसमीटर कहते हैं। फिर यहाँ पे सेकंड पढ़ते हैं, डायथरमेनस सब्सटेंस। डायथरमेनस याद रखना अच्छे से, डायथरमेनस सब्सटेंस। डायथरमेनस सब्सटेंस में क्या होता है, आपको ध्यान से फोकस करना है। सबसे पहला पॉइंट कि ये जो डायथरमेनस सब्सटेंस होते हैं ये हमेशा ना ही गुड एब्जॉर्बर होते हैं और ना ही ये गुड रिफ्लेक्टर होते हैं। यानी कि ना ही ये ज्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं एनर्जी को और ना ही ये ज्यादा अच्छे से किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ना ही ये रिफ्लेक्ट करते हैं और ना ही ये एब्जॉर्ब करते हैं, बट ये ना ही सारा का सारा ट्रांसमिट करते हैं। यानी कि यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो एब्जॉर्ब भी नहीं करता है अच्छे से और रिफ्लेक्ट भी नहीं करता अच्छे से, सो यहाँ पे टोटल का टोटल ट्रांसमिट ही कर दे, ऐसा भी नहीं है। वो कभी भी T इज इक्वल टू 0 के तो नहीं होगा, बट यहाँ पे सम अमाउंट रहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो 1 भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये 1 भी नहीं रहेगा और यहाँ पे ऐसा 0 भी नहीं होगा, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना। यानी कि क्योंकि कहने का मतलब है कि कोई भी अगर हीट आ रही है तो ना तो वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है, ना ज्यादा वहां पे एब्जॉर्ब करती है और ना ही ज्यादा ट्रांसमिट करती है, तो कुछ भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। और जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके थ्रू हीट रेडिएशन जो होता है वो पास हो सकता हो, उसे हम डायथरमेनस कहते हैं। डायथरमेनस लाइक एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्वार्ट्ज, ठीक है। ये सारे के सारे मटेरियल होते हैं, इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डायथरमेनस में क्या होता है, जो डायथरमेनस सब्सटेंस है ये हीट को रेडिएट करते हैं या पास करवाते हैं, और ऐसे सब्सटेंस जो कि ना गुड एब्जॉर्बर है और ना ही ये गुड रिफ्लेक्टर है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट अथरमेनस सब्सटेंस के बारे में देखते हैं। अथरमेनस सब्सटेंस, जो अथरमेनस सब्सटेंस होते हैं ना ये ओपेक होते हैं। क्या होते हैं, ओपेक। ओपेक कहने का मतलब होता है कि ये जो सब्सटेंस है ये ज्यादा ट्रांसमिट करते ही नहीं है, यानी कि ट्रांसमिशन इनमें बिल्कुल भी नहीं होता है। यानी कि इनके अंदर क्या होता है, हमेशा याद रखना, एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन हमेशा दोनों होता है। यानी कि इनमें ट्रांसमिशन क्या होगा, वो एकदम 0 होता है अथरमेनस सब्सटेंस में, और जो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन है और रेडिएशन ये हमेशा क्या रहेगा, एकदम मैक्सिमम टिप में रहेगा। यानी अगर कोई भी यहाँ पे हीट आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी या तो फिर एब्जॉर्ब होगी, बट यहाँ पे ट्रांसमिशन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। सो ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं ऐसी प्रॉपर्टी को जो शो करते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ या तो सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो या तो सिर्फ यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो, बट ट्रांसमिशन एक भी ना हो। यानी कि उस सब्सटेंस से हीट आके जा नहीं पाएगा, ठीक है। या तो वो रिफ्लेक्ट कर देगा वो ऑब्जेक्ट या तो फिर खुद एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक
ठीक है, बट यहाँ पे ट्रांसमिट नहीं होगा, तो ऐसी सब्सटेंस को हम अथर्मेनस सब्सटेंस कहते हैं। और डायथर्मेनस में क्या था कि वो ना ही रिफ्लेक्ट करता है, ना ही एब्जॉर्ब करता है, और ना ही प्रॉपर ट्रांसमिट करवाता है, बट मोस्टली कभी कभी ट्रांसमिशन अच्छे से होता है। यहाँ पे T इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो 1 नहीं हो सकता। हमेशा ऐसी कोई कंडीशन आ सकती है जिसमें 1 हो सकता है, चांसेस हैं, बट हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि 1 ही है। ठीक है, वो तो चांस के ऊपर डिपेंड करता है ना कि होगा कि नहीं होगा, बट 0 बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 0 अमाउंट यानी कि एक भी ट्रांसमिट ही ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। सम अमाउंट तो ट्रांसमिट होगा ही होगा, ये भी हो सकता है कि सारा का सारा अमाउंट भी ट्रांसमिट हो जाए, बट इसका मतलब ये नहीं कि एक भी ट्रांसमिट नहीं होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट तो ट्रांसमिट होगा। ठीक है, ऐसा होता है डायथर्मेनस में। ठीक है, याद रखना अच्छे से। चलिए और भी केसेस देखते हैं हम अच्छे से। गुड रिफ्लेक्टर किसे कहते हैं? ठीक है, देखो तो सिंपल सा पॉइंट है यार, अगर कोई भी गुड रिफ्लेक्टर यानी कि अगर कोई भी हीट एनर्जी आती है और सारी की सारी क्या हो जाए, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि वो एब्जॉर्ब एक भी नहीं हुई और ट्रांसमिट भी एक भी नहीं हुई। सो इसे हम क्या कहेंगे कि वो पुअर ट्रांसमिटर या फिर पुअर एब्जॉर्बर है, क्योंकि वो गुड रिफ्लेक्टर है ना। तो जब अगर वो गुड रिफ्लेक्टर है यानी कि सारी एनर्जी, हीट एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जा रही है, सो एक भी अमाउंट ट्रांसमिट नहीं हो रहा और ना ही एक भी अमाउंट एब्जॉर्ब हो रहा है। समझा कि नहीं? यानी कि ट्रांसमिटेंस, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिटेंस क्या होगा? 0। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा? 0, यानी एब्जॉर्प्टिविटी भी 0 होगी, बस ओनली रिफ्लेक्शन क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो इसे याद रखना। एट द एंड आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक है, ब्लैक बॉडी के ऊपर देखते हैं। तो जो ब्लैक बॉडी होती है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछता है इसके बारे में हमेशा क्वेश्चन, और इसके आगे हम इसके बारे में डीप में और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सो ब्लैक बॉडी जो होती है ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट, परफेक्ट ब्लैक बॉडी उसे कहते हैं जो, मान लो ये मटेरियल अपना ब्लैक बॉडी है और कोई भी हीट आए और उसे पूरा एब्जॉर्ब कर ले, ना ही वो रिफ्लेक्ट करे ना ही वो ट्रांसमिट करे, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? परफेक्ट ब्लैक बॉडी। यानी कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी में जो यहाँ पे पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन है वो भी 0, जो अपना ट्रांसमिशन है वो भी 0, बट एब्जॉर्प्शन क्या होगा? 1 होगा। यानी जितना भी यहाँ पे कोई भी हीट आए वो सारा का सारा क्या होगा? एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं? परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी में क्या होता है? ऑल द इंसिडेंट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय ऑब्जेक्ट, सच एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो इस चीज को अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोटेबल पॉइंट है कि कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे उसकी कोई प्रॉपर्टी हो, एब्जॉर्प्शन हो, रिफ्लेक्शन हो, ट्रांसमिशन हो, ये सब के सब डिपेंड होते हैं वेव लेंथ के ऊपर। क्योंकि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में क्या होता है? अपनी हीट यहाँ पे ट्रेवल करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है? वेव का कुछ ना कुछ वेव लेंथ होता है। ठीक है, तो चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो रहा हो, चाहे रिफ्लेक्शन हो रहा हो हीट का, चाहे ट्रांसमिशन हो रहा हो, ये सब के सब डिपेंड होते हैं उसके वेव लेंथ के ऊपर। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। चलिए वही फिर से थोड़ा सा एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है परफेक्ट ब्लैक बॉडी के ऊपर। तो एक ऐसी बॉडी जो एब्जॉर्ब करती है इंटायर रेडिएंट एनर्जी को। इंटायर रेडिएंट एनर्जी कहने का मतलब है कि जितनी भी एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में ऐसे आए और ये इंसिडेंट हुई, वो सारी एनर्जी क्या हो जाए? एब्जॉर्ब हो जाए। सो ऐसी एनर्जी को हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। जो भी एनर्जी इंसिडेंट होती है वो सारी रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाए उस मटेरियल के द्वारा। ठीक है, यानी वो मटेरियल सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले। सो ऐसे वाले हम लोग किसी भी बॉडी को परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली आइडियल होते हैं या फिर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, यानी जिसमें पूरा एब्जॉर्प्शन हो, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन सब 0 हो। ठीक है, याद रखना। एग्जाम्पल के लिए याद रख लो कि जो प्लैटिनम ब्लैक है ये मोस्टली 97% ऑफ जो भी रेडिएंट एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, जो भी हम अभी यहाँ पे पढ़ते आ रहे हैं कि सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, बट दुनिया में अब तक कोई भी ऐसी बॉडी बनी ही नहीं है जो कि कोई भी रेडिएंट एनर्जी उसके ऊपर आए और वो उसे सारा का सारा एब्जॉर्ब कर ले। ऐसा अब तक कभी भी क्रिएट ही नहीं हुआ है।
ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। मतलब अगर 100% एनर्जी आ रही है तो एटलीस्ट सिर्फ मैक्सिमम से मैक्सिमम 99% ही एब्जॉर्ब होगा। 1% एनर्जी क्या हो जाती है इन्वायरमेंट में, किधर ना किधर वो स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, क्योंकि भाई हीट ऐसी चीज है जो हमेशा बैलेंसिंग के लिए, हमेशा स्टेबल रहने के लिए ट्राई करती है। ठीक है, अगर आप लोगों ने हीट कहीं से भी ट्रांसफर करा तो सम अमाउंट ऑफ हीट इन्वायरमेंट में चली जाती है और कुछ ही अमाउंट ऑफ हीट टारगेट पॉइंट तक पहुंचती है। ठीक है, तो ये फंडा होता है हमेशा हीट का। ठीक है, हमेशा याद रखना। तो हमेशा ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी बॉडी 100% ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी देखते हैं कि कोई भी जो गुड एब्जॉर्बर होता है, यानी कि जो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो सारे के सारे गुड एमिटर भी होते हैं। ये हमारे लाइफ से रिलेटेड एक मैसेज है कि जो गुड एब्जॉर्बर है वो गुड एमिटर भी होगा, और जो पुअर एब्जॉर्बर होगा वो पुअर एमिटर होगा। यार जो ज्यादा अपने स्टडी को एब्जॉर्ब करेगा, जो ज्यादा पढ़ेगा, वही ज्यादा एग्जाम में एमिट कर पाएगा, और जो ज्यादा यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो एक भी एमिट नहीं कर पाएगा। तो जो गुड एब्जॉर्बर होता है वही गुड एमिटर होता है, इस चीज को याद रखना। यानी कि कोई भी बॉडी अगर सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो एक टाइम पे वो सारी एनर्जी एमिट भी करवा सकता है। ठीक है, तो जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, अगर वो एनर्जी को अच्छे से एब्जॉर्ब करती है तो वो एनर्जी को एमिट भी कर सकती है, बिकॉज उसी के पास एनर्जी है और वही एमिट करवा सकता है। ठीक है, जिसके पास एनर्जी एब्जॉर्ब करने की पावर ही नहीं है, जो एनर्जी को ट्रांसमिट कर देता है या रिफ्लेक्ट कर देता है, सो वो क्या है, यहाँ पे याद रखना अच्छे से, वो कभी भी एमिशन नहीं कर सकता है। सो यहाँ पे स्टूडेंट में भी वैसे ही होता है, जो भी नॉलेज आया कुछ लोग उसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं, बोलते नहीं भाई हमको नहीं चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी स्टेबिलिटी के लिए कोई दूसरे प्लान है। कुछ लोग क्या होते हैं, हमको चाहिए ही नहीं, हमारे सर के ऊपर से जा रहा है तो ट्रांसमिट हो गया। कुछ लोग ट्रांसमिट करते हैं, कुछ लोग आके भी जो ले सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। व्हाई? बिकॉज वो सोचते हैं कि उनके पास दूसरा ऑप्शन है तो क्यों पढ़ना। ठीक है, ऐसा सोचते हैं। तो कुछ लोग रिफ्लेक्ट करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे ट्रांसमिट कर देते हैं, और कुछ लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि एब्जॉर्ब कर लेगा वो बाद में कभी ना कभी काम आएगा, और वो वहां से रिफ्लेक्ट तो भाई एमिट तो कर सकता है ना। तो ये बातें अच्छे से याद रखना। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं परफेक्टली एग्जाम्पल अच्छे से ब्लैक बॉडी का। ठीक है, सो एक फेरी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने परफेक्ट ब्लैक बॉडी को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया था, बनाया था इन्होंने परफेक्टली ब्लैक बॉडी को। इन्होंने बहुत सारी चीजें अज्यूम भी की थी, तो चलो अभी हम लोग इनके बारे में समझ लेते हैं। तो ये है अपनी परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो आपको दिख रही है, राउंड फॉर्म में है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि एक ऐसा मटेरियल लिया, यहाँ पे ध्यान देना। अभी यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो मोस्टली मोमेडियन होते हैं इंडिया में, ठीक है, मैं अभी किसी कलर की बात नहीं करूंगा, यहाँ पे कोई रिलीजन की बात नहीं करूँ, बस एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, कि जो वो ब्लैक कलर पहनते हैं ना, ब्लैक कलर, वो बहुत ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, ये साइंटिफिक रीजन है। और जो व्हाइट कलर में क्रिकेट के वगैरह में आपने देखा होगा, वो व्हाइट कलर बहुत ज्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करती है, ये भी आपने देखा होगा। तो ये यहाँ पे कलर मैटर करता है, वही चीज अभी हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी में देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, चलो देख लेते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी में क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फेरिस ने क्या किया था कि जो एक्सटर्नल है, बाहर का पार्ट है, और ये इंटरनल पार्ट है। इंटरनल पार्ट को अपनी बॉडी का इसने, यानी कि जो भी उन्होंने मटेरियल लिया था उस बॉडी का, ब्लैक कलर से क्या किया, उन्होंने कोट कर दिया, मतलब एक लेयर लगा दी। ठीक है, और बाहर से उन्होंने सिल्वर की लेयर लगा दी। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक कोनिकल प्रोजेक्शन रखा, और यहाँ पे उन्होंने हल्का सा एक इंसिडेंट होने के लिए, कोई भी रेडिएशन अंदर जाए उसके लिए एक स्मॉल अपर्चर ओपन कर दिया। और ये जो पूरी ब्लैक बॉडी है, ये डुअल लेयर की है। डुअल लेयर मतलब एक आउटर लेयर जो सिल्वर पेंट से यहाँ पे कोटेड है, और इनर लेयर जो यहाँ पे ब्लैक से क्या है, कोटेड है। ठीक है, लैम्प ब्लैक से। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना अच्छे से। तो यहाँ पे हल्का सा जो अपर्चर है, ये अगर यहाँ से सीधा गया, यहाँ से रेडिएशन, तो ये सीधा जाके वापस आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कोनिकल प्रोजेक्शन इन्होंने बनाया अंदर, कि जब यहाँ पे आए तो ये बॉडी ऐसे ट्रांसमिट हो जाए, ना कि वापस से सीधे रिफ्लेक्ट हो जाए ऐसे वापस से। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे हल्का से कोनिकल प्रोजेक्शन लगा दिया, और जैसे यहाँ पे आएगा तो पूरी बॉडी रिफ्लेक्ट हो के बाहर तो जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि अंदर तो ब्लैक कलर है, और जो ब्लैक कलर होता है, डार्क ब्लैक कलर, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, सारे के सारे हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए जो ब्लैक कलर होता है वो सारी सनलाइट को, सन की जो एनर्जी होती है उसे एब्जॉर्ब करते रहता है, और जो व्हाइट कलर है वो सारी एनर्जी को बाहर क्या करता है, हमेशा बाहर एमिट करा देता है। और जो ऑरेंज कलर है
ऑरेंज कलर ये कभी भी किसी के एनर्जी को ना ही एब्जॉर्ब करता है और ना ही एमिट करता है। बस ये इसके पास खुद की एनर्जी होती है, खुद की स्ट्रेंथ, खुद की पावर होती है। इसे याद रखना अच्छे से, ठीक है। ये ना एब्जॉर्ब करने वाला है, ना ही कभी भी एमिट करने वाला है। तो ये सारे कलर का एक एक अपना अपना वेवलेंथ है, जिसे आपको समझ के रखना है सारी चीजें साइंटिफिक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे कोनिकल प्रोजेक्शन है, जो यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ से हीट जाएगा, वो हीट पूरा का पूरा यहाँ से ट्रांसमिट होता है, ठीक है। और ऐसे ट्रांसमिट हो के रिफ्लेक्ट, यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसा रिफ्लेक्ट हो के ऐसा रिफ्लेक्शन होते रहेगा। रिफ्लेक्ट हो के पूरी ये बॉडी जो होती है ना, जो भी यहाँ से रेडिएशन गया था, ये पूरी ब्लैक बॉडी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। और ऐसे ही ये ब्लैक बॉडी इन्होंने बनाया था कि भाई रेडिएशन को बाहर जाने का कोई चांस ही नहीं दिया, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी एनर्जी अंदर ही रिफ्लेक्ट हो के रिफ्लेक्शन कर करके पूरी की पूरी एनर्जी यहाँ पे रेडिएशन रेडिएंट एनर्जी पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। जो हीट एनर्जी थी रेडिएशन के थ्रू जो आई थी, ये पूरी की पूरी अंदर एब्जॉर्ब हो गई, और ऐसी बॉडी को परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहते हैं, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। बट दुनिया में ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है जो सारा का सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके। भाई वो एनर्जी है तो अपने इन्वायरमेंट में ही, तो वो हमेशा ट्राई करेगा कि बाहर का जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है और जो इसके इनसाइड का टेम्परेचर है, दोनों को मैनेज करे। तो ये मटेरियल खुद अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब एनर्जी को सराउंडिंग में भेजने लगेगा, बिकॉज जब ये बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो ये खुद अपने अंदर की एनर्जी को बाहर इन्वायरमेंट में ट्रांसमिट करता है। इसीलिए दुनिया में कोई भी ब्लैक बॉडी परफेक्ट नहीं है अब तक, ठीक है। और उसे आप अगर परफेक्ट बनाते भी हो तो ज्यादा टाइम तक नहीं बना पाओगे, यही इसका परफेक्ट रीजन है, ठीक है। सो ये जो एनर्जी है, एब्जॉर्प्शन है, ये सब की सब हीट के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है? हीट यानी टेम्परेचर, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो होगा ये कम होगा। वाई एब्जॉर्प्शन कम होगा? बिकॉज यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज्यादा ऑसिलेट होंगे और एनर्जी को ट्रांसमिट करने लगेंगे, पास करने लगेंगे एक दूसरे में, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में एनर्जी ट्रांसमिट होने लगेगी। सो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ब्लैक बॉडी क्या होती है, उसकी पावर को, एबिलिटी को डिक्रीज करने लगती है खुद की। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखना है। तो ये ब्लैक बॉडी है जो फेरीज ने बनाया था। इन्होंने अज्यूम किया, क्रिएट किया ऐसी बॉडी कि कोई भी रेडिएंट एनर्जी अगर इसके अंदर आती है तो वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। यही था ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट। चलिए अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा और देखते हैं। एक पेरीज कंसेप्ट है, पिरे प्रीवॉस्ट, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने यहाँ पे पिरी प्रीवॉस्ट ऐसे आपको पढ़ना है, या पैरी प्रीवॉस्ट, जो भी आपको रीड करना है करो यार, नाम में क्या रखा है, ठीक है। सो पैरी प्रीवॉस्ट इन्होंने एक थियरी दी थी, थियरी ऑफ रेडिएशन जिसे कहते हैं, और या फिर थियरी ऑफ हीट एक्सचेंज भी इस थियरी को कहा जाता है। जिन्होंने इन्होंने एक थियरी दी थी जिसका नाम है हीट एक्सचेंज थियरी या फिर थियरी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, इन्हें ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और अब हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन को अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलो, इन्होंने जो भी थियरी दी थी, इन्होंने क्या दिया था कि कोई भी हीट अगर 0 केल्विन टेम्परेचर या उससे ज्यादा एबो कंडीशन में है, कोई भी हीट अगर ट्रांसमिट हो रही है, कोई भी रेडिएंट एनर्जी अगर ट्रांसमिट हो रही है और उसका टेम्परेचर 0 केल्विन टेम्परेचर से ज्यादा है, यानी कि एट 0 केल्विन टेम्परेचर और उसके ऊपर, मोस्टली उसके ऊपर, यानी कि 0 केल्विन टेम्परेचर से अगर ज्यादा के कंडीशन में अगर कोई भी हीट या रेडिएंट एनर्जी ट्रांसफर होती है किधर भी बीच में, सपोज ए बॉडी से और दूसरे बॉडी बी में जा रही है और उसका टेम्परेचर इन्वायरमेंट का यहाँ पे 0 केल्विन टेम्परेचर से ज्यादा हो, तो क्या होगा यहाँ पे। तो इन्होंने बताया कि जो बॉडी होगी वो रेडिएट करेगी थर्मल एनर्जी एंड सम टाइम दे एब्जॉर्ब रेडिएशन रिसीव्ड फ्रॉम सराउंडिंग। तो कुछ एनर्जी जो होगी वो सराउंडिंग से वो बॉडी क्या करेगी, एब्जॉर्ब भी करेगी, और कभी कभी वो क्या करेगी, उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ थर्मल एनर्जी को रेडिएट भी करेगा। यानी कि जो ए बॉडी है वो कभी कभी उस जो हीट एनर्जी आ रही है उसे एब्जॉर्ब भी करेगा और कभी कभी उसे रेडिएट भी करेगा। समझा कि नहीं अच्छे से? जब 0 केल्विन टेम्परेचर से ज्यादा होगा टेम्परेचर तब। वाई हमने अभी देखा ब्लैक बॉडी में कि अगर टेम्परेचर ज्यादा रखोगे तो अपनी बॉडी में क्या होगा, जो अपनी ब्लैक बॉडी थी उसके जो पार्टिकल है वाइब्रेट होने लगेंगे ऊपर नीचे, और फिर इससे एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो ये बाहर एनर्जी अपने आप ट्रांसमिट करने लगेगा ब्लैक बॉडी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो हमेशा ट्रांसमिशन जो होता है हीट का वो हमेशा मैक्सिमम इंक्रीज होता है। तो जब भी कभी भी 0 या 0 से ज्यादा टेम्परेचर रखोगे तो सराउंडिंग में एनर्जी रेडिएट भी होगी और एनर्जी एब्जॉर्ब तो होती ही है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना है। जो एमिशन होता है पर यूनिट टाइम,
एक टाइम में, एक सेकंड में जितना भी इमिशन अगर कोई भी करता है, इमिशन मतलब जितना एनर्जी रिलीज होती है बाहर सराउंडिंग में, वो इमिशन डिपेंड करता है सरफेस ऑफ द इमिशन, इट्स एरिया एंड साइज के ऊपर। कहने का मतलब है कि अगर मान लो कोई भी ये आपके पास सामने एक मटेरियल है, इसमें अगर कोई हीट आ रही है तो सम अमाउंट ऑफ हीट यानी कितनी हीट बाहर एमिट होगी वो डिपेंड करता है इस मटेरियल के साइज के ऊपर, इस मटेरियल के एरिया के ऊपर। बिकॉज अगर इसका एरिया बहुत ज्यादा है तो ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, और अगर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा साइज है ना भाई, अगर इसका ज्यादा साइज है तो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, और जो गुड एब्जॉर्बर है वो गुड एमिटर भी होता है, तो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो ज्यादा एमिट भी करेगा। तो ये एरिया के ऊपर डिपेंड होता है यहाँ पे एमिशन, ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। बहुत ज्यादा जो हॉटर बॉडी होती है यानी गर्म बॉडीज होती हैं, ये बहुत ज्यादा रेडिएट करती हैं हीट को, ठीक है, देन दी कूलर बॉडी। जो यहाँ पे ध्यान देना, यानी कि वही है, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो ज्यादा एनर्जी को बाहर रिलीज करेगा, ज्यादा रेडिएट करेगा। सिंपल सी बात है, अगर आपके सामने गर्म लोहा है यानी कि आयरन गर्म लोहा आपने एक लेके रखा है, तो उसके अगल बगल भी अगर आप हाथ लगाओगे तो आपको गर्म लगेगा, यानी कि वो हीट को क्या कर रहा है, बाहर रिलीज कर रहा है। बट कूल बॉडी ऐसा करती है क्या, हीट को बाहर रिलीज करती है क्या? नहीं, उल्टा कूल बॉडी यानी आइस वगैरह जो होते हैं सराउंडिंग के हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके पिघल जाते हैं, ठीक है। तो ये बातें यानी मेल्ट हो जाती हैं। ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। जो हॉटर बॉडी होती है वो एमिशन करती है, कूल्ड बॉडी होती है वो कम एमिशन करती है, ठीक है, इसे याद रखना। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, समझ लेना। अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय द बॉडी डिपेंड्स ऑन, पहले समझते किसके ऊपर डिपेंड है, कि मतलब जो भाई अमाउंट ऑफ हीट है वो रेडिएट हुआ, ठीक है, बाहर रिलीज हुआ बाय द बॉडी, तो वो किसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो पहली बात एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर ज्यादा है तो जो रेडिएशन है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम है तो रेडिएशन क्या होगा, कम होगा। यानी कि सीधा सीधा बात है कि जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडिएशन के, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अगर टेम्परेचर ज्यादा तो रेडिएशन भी ज्यादा, रेडिएशन मतलब बाहर हीट का एमिशन, एमिशन ज्यादा होना, एमिट ज्यादा होगी हीट, ठीक है। दूसरा नेचर ऑफ बॉडी, यानी कि वो बॉडी अगर पॉलिश्ड है ब्लैक से तो फिर एनर्जी कम एमिट होगी, क्योंकि ब्लैक बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है ना कि ट्रांसमिट, ठीक है। और या फिर साइज ऑफ द कलर, इसके ऊपर भी। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ बॉडी, यानी कि अगर बॉडी का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है तो वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा ना कि ज्यादा एमिट करेगा, क्योंकि एब्जॉर्ब कर लेगा ना, एमिट करने की तो बात की बात है, ठीक है, यानी रेडिएट बाद में करेगा। और दूसरी बात टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, कि कितना भाई रेडिएशन होने के लिए कितना टाइम लगता है। तो ये सारे फैक्टर हैं किसी भी बॉडी के रेडिएट होने के, ठीक है, जिन्हें आपको अच्छे से याद रखना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के कंसेप्ट के ऊपर हमको एक कंसेप्ट मिला कि जो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के ऑफ द बॉडी एंड टाइम ड्यूरेशन। यानी कि कहने का मतलब है कि अमाउंट ऑफ हीट जितना भी है वो अगर रेडिएट हो रहा है और अगर सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है और टाइम भी बहुत ज्यादा लग रहा है रेडिएट होने में, तो इसका मतलब क्या है कि अपना रेडिएशन बहुत ज्यादा हुआ है। यानी कि अगर देखो आपके सामने एक मटेरियल है और इस मटेरियल में जो भी हीट यहाँ पे रेडिएशन आया था ये बहुत ज्यादा टाइम तक बाहर रिलीज हो रहा है, टाइम बहुत ज्यादा है और इसका एरिया भी बहुत ज्यादा है। तो जितना ज्यादा एरिया होगा सो सारे एरिया में से क्या होगा, हीट बाहर रिलीज होगी, सारे एरिया में से हीट बाहर रिलीज होगी। तो ज्यादा एरिया मतलब ज्यादा आर अपना रेडिएशन ज्यादा रिलीज होगा और अपने को यहाँ पे टाइम भी बहुत ज्यादा लगा, मतलब टाइम भी बहुत ज्यादा मैक्सिमम लगेगा भाई, बहुत टाइम तक रिलीज होगा ना फिर। तो यहाँ पे एक चीज सीखने को मिला कि जो अमाउंट ऑफ हीट है रेडिएट हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, सरफेस एरिया को और टाइम ड्यूरेशन को, ठीक है। तो इसे आपको अच्छे से समझना है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो अपनी टोटल अमाउंट ऑफ हीट थी, टोटल अमाउंट ऑफ हीट यानी Q, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A और T को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हमने R से क्या किया, रिप्लेस कर दिया। और R क्या है, अपना एमिसिव पावर, यानी कि हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट गेटिंग एमिटेड, ठीक है। सो कितनी हीट यहाँ पे एमिट हो रही है, ये है एमिटिव पावर और रेडिएंट पावर भी इसे कहते हैं। तो दोनों पॉइंट्स को आपको अच्छे से याद रखना है, चाहे तो आप उसे रेडिएंट पावर कहो या तो चाहे तो आप उसे एमिटिव पावर कहो, जो भी कहना है कहो।
आर क्या है अपना यहाँ पे एमिटिव पावर या रेडिएंट पावर, ठीक है, यानी कि कितनी रेडिएशन यहाँ पे हो रही है, कितना अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है, यही होता है एमिटिव पावर। ठीक है, चलो तो R की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, Q अपॉन AT आ जाएगा, ये देखो यहाँ से मिल जाएगा। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर मीटर पर सेकंड। हाउ, कैसे आया ये, तो एकदम सिंपल सा कंसेप्ट भाई, Q क्या है, हीट जिसे जूल में मेजर करते हैं, अपॉन A क्या है, A है अपना एरिया जिसे मीटर स्क्वायर में, और T क्या है, टाइम जिसे हम सेकंड में। तो क्या मिला यहाँ पे, जूल मीटर और ये पर सेकंड, यही है क्या, देखो जरा अच्छे से यहाँ पे, यही है यहाँ पे हीट एनर्जी। ठीक है, तो अपने को मिल गया। इसकी डायमेंशन याद रखना अच्छे से कि रेडिएंट पावर या एमिसिव पावर का जो डायमेंशन है L0 M1 T-2 आता है। T-2 यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से आपको, T-3 एक्चुअली, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ के रखनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लेंथ है क्या किसी का, नहीं, तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे जो M है तो ये यहाँ पे क्या रहेगा, 1 रहेगा। T क्या रहेगा, -3 रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे एमिसिविटी के बारे में पढ़ते हैं। एमिसिविटी क्या होता है, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। रेडिएंट पावर, अभी जो हमने R पढ़ा रेडिएंट पावर, ये कहां से मिला था, Q = R/AT, इस फॉर्मूले से अपने को मिला था Q = R/AT, जहां पे अपना R क्या था, ये था अपना रेडिएंट पावर। ठीक है, तो चलो मैंने मान लिया कि जो अपना RB है ये रेडिएंट पावर है ब्लैक बॉडी का। ठीक है, मैंने माना कि जो R है ये ऑर्डिनरी बॉडी का है। ठीक है, तो चलो इन्हीं दोनों का रेशियो क्या होता है, एमिसिविटी कहलाती है। ठीक है, तो चलो फटाफट देख लेते हैं। आपको ये डेफिनेशन याद करनी है एग्जैक्टली एज इट इज। ठीक है, तो द कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी E ऑफ अ गिवन सरफेस इज द रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब अपॉन में, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ R ऑफ द सरफेस to the emissive power of RB of the perfect black body at the same temperature। टेम्परेचर क्या होगा, एकदम सेम होगा। RB क्या है, यहाँ पे हीट रेडिएंट है, यानी कि रेडिएंट एनर्जी, या फिर एमिसिव पावर है RB ब्लैक बॉडी के लिए, R नॉर्मल बॉडी के लिए। इन दोनों का रेशियो निकालोगे, जो भी आएगा उसे हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, या फिर उसे एमिसिविटी E से जिसे हम डिनोट करते हैं कहेंगे। ठीक है, ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। चलो तो अभी हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि MCQ भी यहाँ से पूछ लेता है। आपको अभी एमिसिविटी आ चुकी है, क्या होती है ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझते हैं। E मतलब क्या है, एमिशन होना। एमिशन मतलब क्या होता है, ध्यान देना अच्छे से यहाँ पे। और ब्लैक बॉडी के लिए E की वैल्यू कितनी है, 1 है। हाउ, कैसे E की वैल्यू 1 है ये समझना है। ठीक है, कैसे है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। ठीक है, तो देखो जो ब्लैक बॉडी है, क्योंकि भाई एमिशन क्या होता है, एमिशन मतलब एनर्जी बाहर रिलीज होना, और ब्लैक बॉडी तो सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। सो यहाँ पे एमिटिव पावर क्या हो गई, 1। तो ये कैसे भाई, कैसे पॉसिबल है। सो यहाँ पे ध्यान देते हैं कि कभी भी जो ब्लैक बॉडी है ये गुड एब्जॉर्बर है, और जो गुड एब्जॉर्बर है वो गुड एमिटर है। तो यहाँ पे जो एब्जॉर्ब कर सकता है एनर्जी को, वो अच्छे से एनर्जी एमिट भी कर सकता है, तो उसकी एनर्जी यहाँ पे 1 आई। और जो यहाँ पे रिफ्लेक्टर है, वो जो सारी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देगा, वो एमिट क्या करेगा, कुछ एमिट नहीं करेगा ना, क्योंकि एमिट करना मतलब क्या होता है कि बॉडी के अंदर पहले एनर्जी कंज्यूम होनी चाहिए, बाद में वो एनर्जी बाहर निकले तो उसे एमिशन कहते हैं। बट अगर कोई एनर्जी किसी बॉडी के पास आ रही है और वो अंदर एब्जॉर्ब ही ना हो, सीधा बाहर रिफ्लेक्ट हो जाए, बाहर से ही, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, बट अगर कोई बॉडी एब्जॉर्ब कर ले पहले एनर्जी को और फिर बाहर रिलीज करे तो उसे कहते हैं एमिशन। ठीक है, तो जो परफेक्ट रिफ्लेक्टर होता है वो कभी एक भी बॉडी को, एक भी एनर्जी को एमिट करेगा क्या, नहीं करेगा। व्हाई, बिकॉज वो जीरो एमिटर होता है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब ही नहीं करता है। बट ब्लैक बॉडी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, इसे आपको याद रखना है। चलिए गाइज, यहाँ पे फिर से अपने को एक यहाँ पे लॉ आ चुका है जिसे हम कहते हैं किरचॉफ्स लॉ। ये मत डरना कि भाई ये तो अपना इलेक्ट्रिसिटी का है, बिल्कुल साइंटिस्ट सेम है बट लॉ सेम नहीं है। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन पढ़ते हैं। इनकी यहाँ पे जो पूरी डेफिनेशन है इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, एकदम एज इट इज एग्जाम में लिखना पड़ेगा, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये इनका लॉ है। तो चलो एक बार मैं पढ़ता हूं, और इस लॉ को पढ़ने के बाद जो भी कंक्लूजन मिला वही अपना थियरी होगी। ठीक है, तो एट अ गिवन टेम्परेचर, कितना भी टेम्परेचर आपके पास है, उसमें क्या देखना, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू दी, ध्यान देना, टू दी रेशियो ऑफ एमिसिव पावर, याद रखना, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू दी कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ध्यान देना, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू दी कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ए होता है, इज इक्वल
इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। यही होता है किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। इन्होंने ये लॉ दिया था, ठीक है, याद रखना अच्छे से। और अभी हमने क्या पढ़ा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हमने पढ़ा कि E इज इक्वल टू R अपॉन B होता है। ये रिलेशन याद रखना अच्छे से, अभी हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन जो है अपना यहाँ पे जो रेशियो है एमिसिव पावर का वो क्या है, विद द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के साथ है, और इज इक्वल टू यहाँ पे रेशियो ऑफ एमिसिव पावर या फिर रेडिएंट एनर्जी। आर मतलब एमिसिव पावर या फिर रेडिएंट एनर्जी होता है, ठीक है, टू ऑफ द ब्लैक बॉडी। तो ये इक्वल। चलो, तो आपको नहीं लगता कि मैं इस रिलेशन से इसे ऐसे लिख सकता हूँ, R अपॉन RB इज इक्वल टू A एब्जॉर्प्शन, और R अपॉन RB क्या होता है, R अपॉन RB क्या होता है, ये होता है एमिसिविटी। तो यहाँ पे देखो जरा, एमिसिविटी आ गई है अपनी E इज इक्वल टू A। तो ये प्रूफ हो गया अपना एकदम आसान सा, ठीक है। सो ये चीजें आपको समझ के रखनी है। जब कभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है, यानी कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुआ है उतना ही अमाउंट ऑफ हीट क्या हो, यहाँ पे एमिट हो जाए। एब्जॉर्ब, देखो ध्यान देना, बार बार कह रहा हूं, एमिट तभी होगा जब कोई भी हीट एब्जॉर्ब होगी किसी भी मटेरियल के अंदर, ठीक है। और रिफ्लेक्ट कब होता है, एब्जॉर्ब हुआ ही ना हो, सीधे हीट आया और बाहर निकल गया, एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, वो होता है रिफ्लेक्ट करना। बट एमिट करना मतलब क्या है कि पहले हीट एब्जॉर्ब होगी फिर बाहर एमिट होगी, ठीक है। तो E इज इक्वल टू A कब होगा, ऐसा कब पॉसिबल है कि जितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा हो उतना हीट रिलीज हो रहा हो, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। जब कौन सी कंडीशन आएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन कब आएगी, जब कभी भी यहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रहा हो और उतना ही अमाउंट ऑफ हीट बाहर एमिट हो रहा हो साइमल्टेनियसली, तभी यहाँ पे क्या होगा, इक्वल होगा E के और A के। इस चीज को समझ के रखना। चलिए अब हम लोग कुछ नई चीजें जानेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ नया चीज, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे वेवलेंथ और यहाँ पे रेडिएशन के बारे में, यानी कि अगर किसी भी हीट का वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो क्या रेडिएशन ज्यादा होगा या कम होगा, इन चीजों को अभी हमें समझना है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से। चलिए, या फिर अगर कोई भी हीट बहुत ज्यादा क्या हो रही है, बाहर रिलीज हो रही है, सो उसका वेवलेंथ क्या होगा, ये भी चीजें हम अभी जानेंगे। तो वेवलेंथ के ऊपर हमने पहले ही पढ़ा था, स्टार्टिंग में ही जब रेडिएशन देखा था कि वेवलेंथ के ऊपर ही डिपेंड है कौन, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन या फिर जो भी सारे के सारे वहां पे थे, रेडिएशन जो था, रिफ्लेक्शन हो रहा था यानी कि ट्रांसमिशन था, एब्जॉर्प्शन था, ये सब के सब किसके ऊपर डिपेंड है, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। चलो तो देखते हैं अभी कैसे। अब ये है अपना यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है, एक है ये वेवलेंथ का और यहाँ पे रेडिएंट पावर का, रेडिएंट पावर यानी R, ठीक है, यानी कि एमिसिव पावर यानी E, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है E इज इक्वल टू R अपॉन RB, ठीक है, यही है एमिसिव पावर, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। और मतलब एमिसिविटी, E है एमिसिविटी, R है रेडिएंट पावर या फिर रेडिएंट एनर्जी, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना, रेडिएंट पावर मोस्टली कहते हैं, ठीक है। चलो तो रेडिएंट पावर यहाँ पे प्लॉट किया और वेवलेंथ यहाँ पे प्लॉट किया। जब ही अपना यहाँ पे ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ा 500 यानी 0 से लेके 500,000, 1500, 3000 तक जैसे जैसे आया, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है सो अपनी रेडिएंट जो पावर है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। समझा कि नहीं अच्छे से। और जैसे जैसे यहाँ पे वेवलेंथ कम था तो यहाँ पे रेडिएंट पावर जो थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा थी, मैक्सिमम थी, यानी कि लैम्बडा, इससे हम लोग वेवलेंथ को दिखाते हैं। जब अपना वेवलेंथ मैक्सिमम था तो जो एमिसिव पावर थी यानी कि जो हीट रिलीज हो रही थी वो 5500 केल्विन रिलीज हो रही थी, ठीक है। फिर जब अपनी जब यहाँ पे वेवलेंथ कम हुई 500 पे आ गई तो ये यहाँ पे देखो 5000 हुआ, ऐसे ही 4000 हुआ, यहाँ पे लाइन देखो कम होती गई सारी की सारी टॉप से बॉटम में, फिर 3000 हुआ एकदम कम, जब और 3000 यहाँ पे वेवलेंथ हो गया तो यहाँ पे एमिसिव पावर एकदम कम हो गई, एमिसिव पावर यानी कि रेडिएंट पावर, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना, हमने अभी निकाला था ना Q इज इक्वल टू RAT, जिसमें से ये R था क्या था, अपना एमिसिव पावर यानी कि यहाँ पे रेडिएंट पावर, ठीक है, और E क्या होता है, ये एमिसिविटी होती है, ठीक है, याद रखना अच्छे से, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। E मतलब एमिसिविटी, R मतलब रेडिएंट पावर या एमिसिव पावर, ठीक है, यानी कि कितना एमिशन होगा वही होता है एमिसिव पावर, ठीक है, याद रखना अच्छे से।
चलो, तो ये पूरा का पूरा रिलेशन आपको मिला। वेवलेंथ ज्यादा तो वहां पे हीट क्या होगा, यहाँ पे बहुत ही कम होगा, यानी कि जो लैम्बडा होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, यानी कि जो लैम्बडा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर के। यही है ना भाई कि अगर यहाँ पे वेवलेंथ अगर कम है तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा है तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। यही यहाँ पे देखने मिल रहा है। जब अपना वेवलेंथ 3000 है तो देखो टेम्परेचर कितना कम हो गया आके, और जब अपना वेवलेंथ 500 या 0 है तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम पॉइंट पे अपना वेवलेंथ, यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे यहाँ पे हीट है यहाँ पे, ठीक है। 5500 केल्विन टेम्परेचर है रेडिएंट एनर्जी या रेडिएंट पावर। तो इसी के अकॉर्डिंग एक वीन्स नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत ही अच्छा सा एक थियरी दी है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इन्होंने क्या कहा, इनके लॉ के अकॉर्डिंग कि वेवलेंथ फॉर विच एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के लिए इन्होंने एक एमिसिव पावर बताई और इन्होंने बताया कि जब कभी भी किसी भी ब्लैक बॉडी का मैक्सिमम वेवलेंथ होगा तो वहां पे उसका टेम्परेचर बहुत ही कम होने वाला है, ठीक है। इस चीज को आपको अच्छे से समझ के रखना है। मतलब अगर वेवलेंथ अपना 3000 रहेगा, 3000 अगर 3000 है तो वहां पे जो रेडिएंट पावर होगी वो बहुत कम होगी, यानी कि जो टेम्परेचर रहेगा वो बहुत कम रहेगा, ठीक है। इसीलिए उन्होंने कहा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। फिर उन्होंने जब हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट हटाया तो यहाँ पे क्या आएगा, बी, और बी को क्या कहते हैं, वीन्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू फिक्स है 2.897 इंटू 10⁻³ mK। एम क्या है यहाँ पे, मास जो भी ब्लैक बॉडी का होगा, और के क्या है अपना यहाँ पे केल्विन यानी टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यानी कि और इनका जो लॉ का सबसे बेसिक यूज क्या था कि वेवलेंथ देखो क्या होता है, सारे के सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं ये वेवलेंथ के थ्रू ही ट्रेवल करती हैं, ठीक है, वैक्यूम में, ठीक है, याद रखना अच्छे से। तो अगर मान लो कि प्लैनेट में कोई प्लैनेट है स्पेस में या स्टार्स है तो उनका कोई ना कोई टेम्परेचर होगा और उनका टेम्परेचर हम पता कर सकते हैं। अगर इस प्लैनेट का वेवलेंथ आ रहा है कोई तो उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि उस प्लैनेट का टेम्परेचर कैसा है। सो ये लॉ यूजफुल है डिटरमाइन करने के लिए डिस्टेंट लेंथ वाले यहाँ पे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, लाइक कोई भी प्लैनेट हो गया, स्टार्स हो गया, इन सभी का जो टेम्परेचर है हम फाइंड करते थे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से, ठीक है। इसे आपको समझ के रखना है। ये एग्जाम में 3 मार्क्स को आता है और ये एग्जाम में पूछा था 2017 के पेपर में, ठीक है, याद रखना अच्छे से। बस इतना ही 3 मार्क्स को पूछता है, बस इतना ही लिखना होता है। चलो, सबसे लास्ट टॉपिक वीन्स बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन, इसे पढ़ते हैं। ये भी सीधा लॉ है, इसकी भी डेफिनेशन आपको याद करनी है, एज इट इज कट टू कट एग्जाम में डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, फुल मार्क्स तभी मिलेंगे। क्या बोला है इन्होंने कि द रेट ऑफ एमिशन ऑफ अ रेडिएंट एनर्जी, ध्यान देना, द रेट ऑफ एमिशन ऑफ अ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया और द पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, ठीक है, यानी कितनी अमाउंट ऑफ पावर जो है रेडिएंट एनर्जी है वो एमिट हो रही है पर यूनिट गिवन एरिया में। कुछ एरिया गिवन है, उस एरिया में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट हो रही है या एमिट हो रही है, ठीक है, ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज, यहां पे ध्यान देना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। समझा कि नहीं। सो किसी ब्लैक बॉडी का कितना अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी बाहर एमिट हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 4th पावर यानी कि टी यानी टेम्परेचर, 4th पावर ऑफ टेम्परेचर, 4th पावर ऑफ टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर का 4th वाला पावर, यानी कि ऑर्डर जो होगा वहां पे जो उसके पावर में जो वैल्यू आएगी वो 4 होगी। तो क्या है यहाँ पे, कितनी जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ पे रेडिएट हो रही है वो, यानी कि या फिर रेडिएट बोलो या तो फिर एमिट बोलो, जितनी अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी बाहर एमिट हो रही है ब्लैक बॉडी की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 4th पावर ऑफ टेम्परेचर के। ऐसा स्टीफन बोल्ट्जमैन ने बताया, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। और ये है इनका यहाँ पे लॉ, ठीक है। इन्होंने जो कांस्टेंट बताया उसे सिग्मा कहते हैं, सिग्मा, ठीक है। और इस सिग्मा का फुल फॉर्म इन्होंने बताया स्टीफन कांस्टेंट। क्या बताया इन्होंने, स्टीफन कांस्टेंट। और जिसकी वैल्यू स्टीफन ने बताई 5.67 इंटू 10⁻⁸। इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसकी जो यूनिट इन्होंने बताई जूल पर मीटर पर सेकंड पर यहाँ पे केल्विन⁻⁴
ठीक है, और इसका डायमेंशन L0 M1T-3 K-4, इन्होंने इसका ऐसा डायमेंशन बताया। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। आप कहोगे ये कैसे आया, तो सिंपल सा है, अपने को यहाँ पे सिग्मा का यहाँ पे डायमेंशन पूछा, ये बता के रखा है, तो सिग्मा इज इक्वल टू R/T⁴ होता है। ठीक है, याद रखना अच्छे से। जो R का डायमेंशन था हमने देखा था L0 M1T-3 आया था। ठीक है, और T क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का यहाँ पे क्या होता है, यूनिट K होता है। ठीक है, याद रखना अच्छे से, टेम्परेचर का जो यूनिट है यहाँ पे K होता है। ठीक है, K, और पावर में क्या है 4, तो इसकी पावर में आ जाएगा 4। तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, L0 M1T-2 तो रहेगा ही, और K-4 भी ऊपर ऐड हो जाएगा। तो इसकी यूनिट कुछ ऐसी आई और डायमेंशन भी कुछ ऐसे आया। ठीक है, तो इसे याद रखना अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग को पता है, हम लोग को मालूम है, अभी अभी हमने सॉल्व किया था ये वाला रिलेशन कि Q इज इक्वल टू RAT होता है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी मटेरियल के एरिया और गिवन टाइम में। ठीक है, सो उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। R के जगह में मैं ये Q/AT पुट कर सकता हूँ इज इक्वल टू सिग्मा T⁴। ये हो गया फॉर ब्लैक बॉडी के लिए एक और रिलेशन। ठीक है, और फॉर ऑर्डिनरी बॉडी के लिए ब्लैक बॉडी की रिलेशन ये हो गया, ब्लैक बॉडी के लिए रिलेशन अपने को मिल गया। ठीक है, R की जगह में हमने ये रेडिएंट पावर की एनर्जी यहाँ पे रख दी, यानी कि जो फॉर्मूले में आंसर था उसे रख दिया। फॉर ऑर्डिनरी बॉडी के लिए कोई भी यहाँ पे Q वगैरह हम कंसीडर नहीं करते हैं। डायरेक्टली क्या होगा, ऑर्डिनरी बॉडी जो होगी वो थोड़ा भी एब्जॉर्ब करेगी। क्या, कोई भी अगर आपके सामने एक बॉडी है और वो ऑर्डिनरी बॉडी है, नॉर्मल ऑर्डिनरी बॉडी मतलब सिंपल एक ऐसी ही नॉर्मल बॉडी, ठीक है, जो कि ब्लैक बॉडी नहीं है, ठीक है, या फिर वो पॉलिश्ड भी नहीं है, ठीक है, तो वो एक भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा क्या, नहीं करेगा। यानी जो भी एनर्जी होगी वो उसे एमिट ही करने वाला है। ठीक है, यानी कि वो एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा। इसलिए हमने यहाँ पे एमिसिविटी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दी इस वाले इक्वेशन में। यानी जो भी अपने को यहाँ से ये इक्वेशन मिला था उसमें हमने ऑर्डिनरी बॉडी के लिए ई से मल्टीप्लाई कर दिया और अपने को रिलेशन मिल गया ऑर्डिनरी बॉडी के लिए। चलो अब यहाँ पे थोड़े बहुत अजम्पशन करते हैं कि मान लो कि एक कोई भी अपनी ब्लैक बॉडी थी और स्टार्टिंग में उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो था वो क्या था, T था। ठीक है, फिर उसी ब्लैक बॉडी को हमने सराउंडिंग में बाहर रख दिया जिसका टेम्परेचर T0 था। ठीक है, अभी ध्यान देना, स्टार्टिंग में जो ब्लैक बॉडी थी उसका टेम्परेचर T था, बाद में किसी सराउंडिंग में रखने के बाद उसका टेम्परेचर जो सराउंडिंग का था उसका टेम्परेचर हो गया T0। ठीक है, तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम ब्लैक बॉडी का जब हमने सराउंडिंग में नहीं रखा था तब यहाँ पे सिग्मा T4 आया। ठीक है, एनर्जी रेडिएटेड मतलब R होता है ना, तो R इज इक्वल टू सिग्मा T4 आया। और एनर्जी रेडिएटेड इन सराउंडिंग, जब सराउंडिंग में चला गया तो उसका टेम्परेचर कितना था, T0 था, तो यहाँ पे T0 ले लिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, जब कोई भी यहाँ पे ब्लैक बॉडी है तो वो ज्यादा एनर्जी अपने पास एब्जॉर्ब करके रखता है, बिकॉज वो एब्जॉर्ब ही तो करता है एनर्जी को। और जब इसे हम लोग किसी नॉर्मल टेम्परेचर में या रूम टेम्परेचर में भेज देते हैं जहां पे इसका टेम्परेचर T0 है, तो ये क्या करेगा, हीट को लॉस करता है, क्योंकि ये हीट बाहर एमिट करेगा। पहले तो इसने एब्जॉर्ब किया था, बाद में जब हमने टेम्परेचर किसी ऐसे टेम्परेचर में रख दिया जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा, ये हीट लॉस करना स्टार्ट कर देगा, बिकॉज टेम्परेचर ज्यादा तो एमिशन क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एमिशन स्टार्ट होगा, यानी वो ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर T था अब वो लॉस करना स्टार्ट हो जाएगा। तो कितना नेट लॉस कितना हुआ, तो स्टार्टिंग में कितना था सिग्मा T4, बाद में कितना हो गया टेम्परेचर, यहाँ पे रेडिएंट एनर्जी सिग्मा T04 हो गया, दोनों को माइनस किया तो यहाँ पे सिग्मा कॉमन T4 माइनस T0, इतनी टोटल अमाउंट ऑफ हीट रेडिएंट एनर्जी क्या हुई, यहाँ पे लॉस हुई। स्टार्टिंग में कितनी थी एनर्जी उसकी, सिग्मा T4, बाद में जब वो टेम्परेचर पे गया तो कितना हो गई, सिग्मा नॉट T4। ठीक है, तो लॉस कितना हुआ, तो इस वाले में से इसको हम माइनस कर देंगे तो अपने को बराबर अपने को आंसर मिल जाएगा। तो ये है नॉर्मल यहाँ पे हीट एनर्जी लॉस्ड। ठीक है, ये अपने को यहाँ पे ऑर्डिनरी बॉडी के लिए कितनी एनर्जी लॉस होगी ये मिल जाएगी। बट अगर वही परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये अपने को यहाँ पे टोटल हीट लॉस्ट बाय ब्लैक बॉडी अपने को ये यहाँ पे रिलेशन एक मिल गया है।
ठीक है, कभी एग्जाम में पूछा तो आपको लिख देना है। ठीक है, तो जो ये रिलेशन है ये ऑर्डिनरी बॉडी के लिए है, ये रिलेशन है ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए है। एक बार फिर से बता दूं, जो अपना यहाँ पे ये वाला रिलेशन है ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए, ये रिलेशन है ये अपना यहाँ पे ऑर्डिनरी बॉडी के लिए। ऑर्डिनरी बॉडी पूरा हीट लॉस करती है, इसलिए हमने ई से मल्टीप्लाई किया है, और ब्लैक बॉडी एक भी यहाँ पे लॉस जल्दी नहीं करता, एमिसिविटी वहां पे इसीलिए हमने 1 रखी है उसकी। ठीक है, याद रखना अच्छे से। चलिए, तो ये था अपना लास्ट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज वगैरह सारी चीजें करेंगे। ठीक है, आप लोग इन सारे वीडियोस को जल्दी से सभी को शेयर कर दीजिए, सभी की हेल्प करिए, आपका भी जरूर हेल्प होगा। 12th है, अच्छा इंसान बनिए, तभी आपको एनवायरनमेंट भी, प्रकृति यानी जो नेचर है वो भी आपको अच्छा रिजल्ट जरूर देगी। ठीक है, सभी को हेल्प करिए, सभी का फायदा होगा, और बी सेफ। और अभी अपने सारे फ्रेंड को शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।